हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 230 हासिल करने वाले वागीश श्रोतिया जी। ही इज अंडरगोइंग हिज ट्रेनिंग एज आईआरएस इनकम टैक्स। स्वागत करती हूँ वागीश जी आपका स्टडी आईक्यू पर, और वी आर वेरी ग्लैड दैट यू हैव जॉइंड अस एंड यू विल बी शेयरिंग लॉट ऑफ इनसाइट्स, एक्सपीरियंसेस from your journey to UPSC and post UPSC. Thank you so much, Divyanshi, and I'm happy to be here. I'm looking forward to this interview as well. सबसे पहले मैं सभी को वागीश जी के बारे में बता दूं तो he was already into UPSC CSE के through. He was into PAG accounts and services, which is a group A service under UPSC CSE, and now in his fifth attempt he has got into IRS. वागीश, अगर हम ये पूरी जर्नी की बात करें तो how do you look back to your journey pre UPSC post UPSC? तो बेसिकली जो भी जर्नी यूपीएससी की मेरी शुरू हुई है वो 2016 में शुरू हुई मेरे पहले अटेम्प्ट के साथ। और पहले अटेम्प्ट में आई गॉट 559 रैंक, जहाँ पर मैं पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस में सर्व कर रहा था। और आई सर्व्ड इन दैट सर्विस फॉर 4 long years, एंड बिफोर दैट सर्विस मैं आई वाज अ बीकॉम ग्रेजुएट फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, और उसके बाद मैंने एमकॉम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो बेसिकली कुछ 9 महीने के लिए मैंने जॉब भी किया गुड़गांव में। मैं इन्वेस्टमेंट रिसर्च में था एक कंपनी में, और उस वक्त मैं सोच रहा था कि एक कोर्स होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सो आई आल्सो वांटेड टू डू दैट। बट देन कुछ सीनियर्स के साथ बातें करके, कुछ और रिसर्च करके, इस एग्जाम के बारे में जान के, एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ऑल्दो इस एग्जाम के बारे में जानते थे क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरीके की प्रिपरेशन, एक रफ आइडिया जो मेरे ख्याल से हर एक इंडियन को होता है, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम विच एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट। तो उतना ही नॉलेज था। बट देन एज आई सेड कि सीनियर्स वगैरह से बात करके इस एग्जाम के बारे में और पता चला कि किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2015। मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया 2015 में, और एमकॉम सेकेंड ईयर में फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी साथ साथ में। सो 2016 में मैंने प्री लिखा, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ माय फैमिली एंड फ्रेंड्स मैंने वो अटेम्प्ट क्लियर किया अपने पहले अटेम्प्ट में, और मेरी 559 रैंक आई थी तब। सो बेसिकली पिछले उन 4 सालों में मैं पीएनटी में सर्व कर रहा था। उसके बाद ये 5th अटेम्प्ट में आई वाज एबल टू सिक्योर 230 रैंक, और मेरे को नाउ आई एम इन इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स। सो अभी मैं आई एम अंडर ट्रेनिंग हियर इन द पेरेंट एकेडमी ऑफ इनकम टैक्स। सो लेट्स सी और क्या जर्नी है। आई गेस इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ. This is a very interesting journey in the sense कि पहले you didn't have any idea of civil services, if I can put it like that. आप किसी अलग you wanted to pursue CFA. उसके बाद you started preparing for the civil services. तो ये जो transition आया right from not pursuing CFA to preparing for UPSC CSE, उस transition के बारे में जानना चाहूंगी कि किस तरीके से हुआ. What was your idea of civil services जब आपने सोचा कि yes, शायद this is your calling? तो अगर if I can put it that way कि एक बचपन की आदत होती है कि सबसे पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना है, तो वो जो चीज है, you have some things in mind when you are a child, but then I agree कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं different circumstances put you in different situations, एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप डिसीजंस बनाते जाते हैं, आपके पास चॉइसेस आती जाती हैं, और आपका करियर पाथ, नॉट ओनली करियर पाथ, आपकी लाइफ उस तरीके से इवॉल्व होती जाती है। तो मेरे ख्याल से मेरे साथ भी यही हुआ है कि जिस तरीके से कुछ कुछ डिसीजंस, कुछ कुछ लोगों की इन्फ्लुएंसेस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑब्वियसली, उनकी वजह से ऐसे हुआ। एंड देन व्हाट आई कैन एडवाइस हियर पर्टिकुलरली टू द पीपल इज, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं ग्रेजुएशन के पहले 12th में कि सर यूपीएससी करना है, तो पहले आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। आई गेस दैट इज अ मेजर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सिटिंग इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो प्लीज ऑल द एस्पिरेंट्स एंड एवरीवन, प्लीज कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रेजुएशन आप किसी चीज के लिए मत छोड़िए, बिकॉज आफ्टर 12th वो 3 या 4 या 5 साल जो भी होते हैं आपको कॉलेज को देने बनते हैं, केवल पढ़ाई के लिए नहीं, आपकी पर्सनैलिटी के लिए। क्योंकि द मेजर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इफ यू थिंक दैट देयर इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट इन यूपीएससी एज वेल,
आपको क्या लगता है वो पर्सनालिटी कहीं और से आ जाती है? नहीं, वो आपकी पर्सनालिटी है जो आपकी ग्रेजुएशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में वो एक बिल्ड होती है। तो उसको आपको अपने ग्रेजुएशन को सीरियसली लेना पड़ेगा, एंड देन ऑब्वियसली इन योर लास्ट ईयर, इफ यू आर डूइंग जस्ट ग्रेजुएशन, देन आप उसके लास्ट ईयर में यू कैन ट्राई प्रिपेयरिंग फॉर इट, बट एटलीस्ट गिव sufficient amount of time to your studies, to your college. It's very important. Don't hurry up. कोई मतलब कोई रेस नहीं चल रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा वहां जल्दी पहुंच जाए। तो आराम से टाइम दीजिए, अपनी पर्सनालिटी इवॉल्व करिए, अपनी नॉलेज बेस और बढ़ाइए, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाइए मेरे ख्याल से, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके एक्सपीरियंसेस काम आएंगे। And I think this is very important suggestion to all the aspirants, coming aspirants. अगर आप 12th में हैं या फिर आप graduation में, तो your career path demands an equal time for nourishment, along with Yes, nourishment of your personality. और उस nourishment में maybe what you have thought 2 years back changes. इसलिए exactly. it's very important to give time to yourself, nourish करिए अपने dream को, और फिर reach to a conclusion that if you really want to do, because अगर हम UPSC CSE की बात करें तो lot of times it happens that such an air has been created about the greatest services, greatest examination, कि peer pressure में भी लोग prepare करते हैं, but at least people should know that what is your calling, तभी you are going to justify about the requirement, the demand of the examination. Yes, yes. I guess you have hit the spot with your statement. कि दूसरों के लिए मत करिए, नौकरी करनी है या कहीं अपना करियर बनाना है तो आप अपने लिए बनाइए कि आपके एस्पिरेशंस क्या है, आप अपने करियर से क्या डिमांड करते हैं, आप अपने करियर को कहाँ देखना चाहते हैं, डू यू रियली वांट टू बी इन द सर्विस, बिकॉज पब्लिक सर्विस इज समथिंग which may have a good social recognition in society, but then it demands a lot of time, it demands a lot of stress from you. Are you willing to give up that kind of work-life balance, which you would have otherwise in any other cushy job, comfortable job, and a well-paying job? So Agish, I think this is a very important point that you have quoted, and सभी को इस पे थोड़ा और चिंतन करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि UPSC CSE is toughest examination and the air has been to crack the toughest examination and then you seem to be, so ये चीजें आप अपने मन में क्लियर कर ली। So Agish, now coming back to your journey, once you decided कि UPSC CSE करना है, what has been your path? किस किस तरीके से आपने सोचा, एग्जामिनेशन को समझा? बिकॉज आई फील कि अगर आप एग्जामिनेशन को समझ लेते हैं, यू अंडरस्टैंड द डिमांड, तो जो प्रीलिम्स और मेंस की बात हो जाती है वो काफी क्लियर हो जाती है। Yes, it is. I agree with this कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम चाहता क्या है आपसे, तो यू हैव टू फिगर दैट आउट किस तरीके से, बिकॉज सी एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन का जो टेम्पलेट है वो बना हुआ है, इंटरनेट पर रिसोर्सेज हैं, देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट विच यू कैन रेफर, बट आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना है। एंड देन व्हाट मेजरली एक ब्रॉड पिक्चर अगर मैं दूं इस एग्जामिनेशन की, तो दिस एग्जाम इज अबाउट योर कंट्री, हाउ वेल यू नो अबाउट योर कंट्री, दिस इज द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन। एक ब्रॉडर पिक्चर अगर मैं समझूं तो मैं इसको इस तरीके से कन्वे कर सकता हूँ। और उसको उस अपनी कंट्री को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री को जानने के लिए आपको मेजर मेजर जो स्ट्रीम्स ऑफ एरियाज हैं, स्ट्रीम्स ऑफ डिसिप्लिन हैं, कि इस कंट्री की पॉलिटी कैसी है, इस कंट्री का गवर्नेंस सिस्टम कैसा है, इस कंट्री की ज्योग्राफी कैसी है, इस कंट्री की हिस्ट्री कैसे रही है। जैसे वो हिस्ट्री के लिए आई गेस मेजर पर्सनैलिटी हु सेज कि इफ यू डोंट नो अबाउट योर पास्ट यू कैन नॉट नो वेयर यू विल गो। तो उसी तरीके से बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके क्या इनोवेशन हो रहे हैं। सो आपको हर चीज उस मद्देनजर से पढ़नी होगी कि ये आपकी कंट्री के डेवलपमेंट में ये क्या योगदान दे रहा है, और उसी तरीके से अगर आप वहां पर होते तो आप जो चीजें यहाँ पर सही नहीं है, जो सोशल चैलेंजेस हमारी कंट्री में है, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारी कंट्री में, आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे, इफ यू सी किस तरीके से वो फ्रेम किए जाते हैं, उनमें यही होता है कि आप स्टेप्स हमको एडवाइस करिए, आपका ओपिनियन क्या है, व्हाट डू यू थिंक, इलैबोरेट, एलुसिडेट, व्हाई इट शुड बी देयर, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन। सो दीज आर द वर्ड्स जहां पर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो आपका एक प्री नॉलेज बेस होना चाहिए, आपको उस चीज को देखने का नजरिया होना चाहिए। वो बिल्डअप कैसे होगा, इन सारे डिसिप्लिन को पढ़ के, बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारी उन पे व्यूज जो होते हैं, जैसे
न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनको पढ़ के आपको चीजों के बारे में और रिफाइन होती जाती है आपकी थिंकिंग। सो एक तो जो बेसिक टेम्पलेट बना हुआ है, बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं मतलब आई विल नॉट रिपीट द नेम्स कि पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, उसके लिए क्या पढ़ना है, बट देन जो आपने वो पढ़ लिया है उसको कितना आप और रिफाइन कर सकते हैं, कितना और अच्छी तरीके से आप उसको प्रेजेंटेबल कर सकते हैं, एंड देन द लास्ट पॉइंट इज कि आप उसके बारे में पर्सनली कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा तरीके से आप कन्वे कर सकते हैं। सो आई गेस ये एक ब्रॉडर मैं अगर पिक्चर कहूँ इस एग्जाम का, जो मैंने बहुत क्लोजली आई विच आई हैव विटनेस्ड फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर्स, दिस इज समथिंग आई कैन पुट इट इन अ फ्यू वर्ड्स। I think you very well explained the demand of the examination. Ki to examination, it's about your country and how well you know your country. And since you're going to be bureaucrats, just हम कहते हैं change makers. So what are the steps that you can take if you are into the services? So Shahid, this is a very key line. I think that's going to help a lot of people. It's not about just mugging up the resources that you have all over the internet, the books and strategy, but it's about अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं, how critically analyze it from your perspective, that if you are at that position, how you're going to contribute. So I think जो भी आने वाले aspirants हैं, I think this is going to help them really to a great deal, because we don't never talk about exactly the demand, but बिना demand समझे हम strategy कैसे formulate कर सकते हैं. So वाकिश आगे बढ़ते हैं. जैसे हमने अभी बात कर ली कि this examination is about understanding your country and how well you can contribute to it. Now, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट अगर कुछ एक न्यूज पीस पढ़ रहा है, it can be a simple news piece, a layman reads, a civilian reads, and once you are an aspirant, क्या changes आने हैं अपने mindset में? What are the perception that you need to build in, evolving in the process of preparation? Yes, you put it right कि किसी भी चीज को पढ़ने का एक नजरिया जो हो सकता है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। तो क्योंकि लेट्स स्टिक टू एस्पिरेंट्स, मेजर काम है इस एग्जाम को निकालना, ठीक है, और इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, उसका मेजर मोटिव ये होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रेलेवेंस कहाँ कहाँ है। एक जैसे हर चीज मेरे ख्याल से मेनी ऑफ द टीचर्स वो थक गए इस बात को बोल बोल के कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, बट इस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का जो मतलब है उसका इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ी चीज है। देखिए, आप एस्पिरेंट हैं, आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, इम्प्लीमेंटेशन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। तो अगर आप पर्सनल लेवल पे उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट व्हेन यू बिकम अ सिविल सर्वेंट यू विल इम्प्लीमेंट द स्कीम्स एंड पॉलिसीज एफिशिएंटली ऑफ द गवर्नमेंट? तो एटलीस्ट अपने पर्सनल लेवल पे आप समझिए कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है। सो आई वाज देयर कि किस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। मेजर एक सबसे बड़ा मोटिव जो चीजों को पढ़ने का होना चाहिए वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। एज एन एस्पिरेंट आप कोई भी अगर आर्टिकल अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से टैकल करना पड़ेगा। दैट विल बी व्हाट इज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस, व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी आर्टिकल दैट यू आर रीडिंग। Because one of the major problems that an aspirant, very as you say, new there's a new buzzword, the noob, जो noob aspirants होते हैं, जो नए नए aspirant आते हैं, तो उसमें ये होता है कि there is a lot of information overload। दिक्कत ये है कि हर जगह से information आ रहा होता है, क्या क्या पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, एक सब्जेक्ट की 4-4 बुक्स पढ़ने जा रहे हैं जो लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ओवरलोड को कम करिए। इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उसको स्ट्रीमलाइन करिए। हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर चीज को एनालाइज करने की जरूरत है। अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से, एक ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट से इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, उस तरीके से आपको अप्रोच से किसी भी आर्टिकल, किसी भी बुक को, एक्चुअली किसी भी बुक को उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। डजंट मैटर कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट नहीं है, नहीं नहीं, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी है। Why only the invasions took place from northwest? क्यों? क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, हर सब्जेक्ट का एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है। तो उस तरीके से आपको चीजों को टैकल करना पड़ेंगे। स्पेशली एज एन एस्पिरेंट, यू आर नो मोर अ लेमैन हु इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर विद अ मोटिव, with you are reading a newspaper with a future expectation कि ये चीज मेरे एग्जाम में आ सकती है, ये चीज मैं कहीं यूज कर सकता हूँ। तो हर चीज को थोड़ा ऑब्जर्वेंट बने, आसपास जो चीजें चल रही हैं आपके, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रहें कि ये किस वजह से हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। थोड़ा सा एनालिटिकल और लॉजिकल माइंड लाएंगे तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा।
Vagish, आपने थोड़ा सा आई मीन यू हैव गिवन एन ओवरव्यू अबाउट व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मैं थोड़ा सा और चाहूंगी अगर आप थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में और बता दें किस तरीके से एनालिसिस करनी है, दैट हम्म वुड बी आई थिंक वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट्स। हम्म ओके। सो बेसिकली मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ कि जैसे यदि आप कोई भी न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एडिटोरियल पढ़ लिया कि जो हमारे यूपी बिहार के स्टेट्स हैं, जिनका एक समय नाम लिया जाता था बीमारू स्टेट्स, नाउ दैट्स नॉट अ वर्ड नाउ, बट यहाँ पर सोशल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है। वट आर बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी, सो आई प्रिपेयर लॉट कि यूपी में सोशल डेवलपमेंट क्यों लैक कर रहा है, यहाँ क्यों लैक कर रहा है। तो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम केवल इस बात की बात करें कि सोशल डेवलपमेंट क्यों कम हो रहा है, तो उसका एक जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है उसमें रीजंस जो होंगे वो एक जोग्राफिकल रीजन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न और यूपी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। वो किस वजह से? क्योंकि ज्योग्राफी वहां की अलग है, क्योंकि वहाँ और ज्योग्राफी की वजह से वहां की हिस्ट्री अलग हो गई, वहां की लैंग्वेजेस अलग हो गई। क्यों? क्योंकि जहां पर लोग जैसा पहनावा रखते थे, जैसा खाते थे, उसी तरीके से उनका कल्चर डेवलप होने लगा। सो दिस इज डिसिप्लिनरी अप्रोच, जहां पर एक सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन को इफेक्ट करता है। आपकी जो ज्योग्राफी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं कि जापान है, जापान में इतना ज्यादा फिश फूड क्यों खाया जाता है? क्योंकि उनकी ज्योग्राफी वैसी है। अगर उनकी ज्योग्राफी वैसी है तो उनका कल्चर भी वैसे ही होगा। तो आपको किसी भी आर्टिकल का, किसी भी इशू का जो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, एटलीस्ट ये तीन मेजर कॉन्टेक्स्ट है, उनको मिला के चलना पड़ेगा कि ये चीज किस वजह से हुई है, किन कंडीशंस में हुई है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपने कुछ तो एक किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा, तो जरूरी नहीं है कि वो जो आपका क्वेश्चन होगा वो पॉलिटी से ही आएगा। वो चीज आपकी गवर्नेंस में भी अप्लाई होगी। बहुत साइलोज में पढ़ाई मत करिए कि पॉलिटी मैंने पढ़ लिया है, ज्योग्राफी मैंने पढ़ लिया है, ये मैंने पढ़ लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पॉलिटी में यूज हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्योग्राफी में यूज हो सकता है। ज्योग्राफी से कैसे यूज हो सकता है? अगर आपको सोलर एनर्जी, जो नई नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कहाँ पर सबसे ज्यादा आएगा? ज्योग्राफिकली राजस्थान में आएगा, क्योंकि वहां की ज्योग्राफी वैसी है। तो आपको हर चीज को ऐसे रिलेट, एक कॉजालिटी होता है, थ्योरी ऑफ कॉजालिटी होता है कि ये कहाँ कहाँ से, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस। तो ये जब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो वो डिसिप्लिनरी अप्रोच अपने आप आती जाएगी। ट्राई टू ओपन द वेरियस डोमेन्स। आप एक पॉलिटिकल डोमेन खोलिए, एक ज्योग्राफिकल डोमेन खोलिए, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं चल रही है, ना इस देश में ना दुनिया में। तो उस हिसाब से अगर आप चीज को अप्रोच करेंगे तो आई गेस बहुत ज्यादा फायदा होगा चीजों को एनालाइज और क्रिटिकली एग्जामिन करने सो वागीश, आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए। यू हैव टू एक्सप्लोर द डिफरेंट डायमेंशंस, आपको उसके डोमेन्स को एक्सप्लोर करना है। बट हमेशा एक एस्पिरेंट्स में हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है कि क्या पहले स्टैटिक बुक्स कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद आप न्यूज पीसेस पढ़ें, या फिर न्यूज पीसेस को पढ़ें और फिर जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आप बता रहे हैं उसको दे शुड एक्सप्लोर। सो दिस इज लॉट ऑफ, this seems to be a little confusion, but it creates lot of havoc. आई एग्री, बिकॉज सी, हैवॉक इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जो चीजों को पढ़ने का तरीका है, वो एक दिन में नहीं आता, वो इवॉल्व होता है। वो आप धीमे धीमे उस चीज को जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो आता है। देन अगर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि जो आपकी मेजर बुक्स, जो फाउंडेशन बुक्स हैं, जैसे एनसीईआरटी बुक्स हैं, यू कैन नॉट इग्नोर देम, यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर देम। अगर आप एक एस्पिरेंट है और नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बाद देन अगेन जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, वो भी पढ़नी है। बट देन पेपर जो है, न्यूज़पेपर, दैट्स एवरीडे फिनोमेना। न्यूज़पेपर मतलब आई डोंट थिंक यू शुड स्किप एनी डे अनटिल अनलेस आप नहीं पढ़ पाए हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि न्यूज़पेपर आप 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नहीं, ये मत करिए कि 4 घंटे आप केवल न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़पेपर का एक टाइम होता है, 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटा, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 घंटा स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर में इतना नहीं आता है कि 1.5 घंटे से ज्यादा पढ़ा जाए। अनटिल आप कहीं बिजी हो गए हैं कि हम सिटी की भी न्यूज पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी न्यूज आपके लिए रेलिवेंट है और कहाँ पर न्यूज आपके डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। देन एक चीज को खत्म करना है कि दूसरी चीज पे है, नहीं, थोड़ा सा मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी आपको। जो स्ट्रैटेजी होगी वो मल्टीटास्किंग की होगी, क्योंकि साइमल्टेनियस चीजें चलेंगी। थोड़ा सा इसलिए तो वो प्रेशर आता है यूपीएससी का,
बिकॉज आप सोचते हैं कि हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं, सब साथ में चल रहा है, ये हो रहा है, नहीं, साथ में चलेगा बट एक स्ट्रीमलाइन तरीके से चलेगा। एक साथ ये नहीं है कि 5 चीजें चला लो एक साथ, 2 या 3 चीजें चलाओ, बट एक स्ट्रीमलाइन तरीके से चलाओ। तो आपको अपनी बुक्स भी कंप्लीट करनी है, आपको करंट अफेयर्स भी, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स, ऑल द हैपनिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, इन एंड अराउंड योर कंट्री, इन एंड अराउंड योर सिटी। तो उस तरीके से आपको वो अप्रोच करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसीलिए आई टोल्ड यू दैट कि प्रेशर जो होता है वो उन बुक्स का प्रेशर नहीं है कि इतनी सारी बुक्स पढ़नी है मुझे, प्रेशर वो है कि हमको सब साथ में थोड़ा करना पड़ता है। तो वो आएगा आपके टाइम मैनेजमेंट से, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट से, आपका कहीं ना कहीं मैं थोड़ा इस एस्पेक्ट को भी लूंगा कि हाउ मच यूर मेंटली स्ट्रांग एज वेल। थोड़ा सा आपको उस तरीके से भी मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि आपको ये चीजें इतने टाइम में करनी है और सही से करनी है, कि आपको बुक्स केवल पढ़नी नहीं है, समझना है उन बुक्स को। कि आपने एक बार एक एनसीईआरटी पढ़ ली, अरे ये तो इट्स वेरी इजी, मैंने एक बार खत्म कर लिया, नहीं नहीं। वो सबसे बड़ा भ्रम है कि आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी है वो खत्म हो गई। एनसीईआरटी को बार बार, सो अगेन एंड अगेन आई से द रिवीजन इज द की टू दिस एग्जामिनेशन। रिवीजन जितना करते जाएंगे, फिर आप जितना अच्छा प्रिपेयर होंगे, और यूपीएससी के लिए नहीं भी, आप कहीं भी होंगे, कहीं भी जाएं, प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आपकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जो आपकी चीजें हैं, आपको कितनी अच्छी तरीके से उसको जानते हैं, कितनी अच्छी, अगर आप जानते नहीं है तो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा मल्टीटास्किंग होगा, थोड़ा सा प्रेशर होगा, बट आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। So Vagish, when you decided to prepare for UPSC CSE, आप जॉब कर रहे थे या फिर you were preparing solely? I was doing my for my first attempt, I was undergoing my post graduation. But then when I took my attempts after my first attempt, when I got selected, so I was working in PNT Accounts and Finance Service, और साइमल्टेनियसली मैं अटेम्प्ट दे रहा था, तो वो जॉब के साथ ही दे रहा। तो ये वाला जो अटेम्प्ट था मेरा, जिसमें मैंने IRS सिक्योर किया, आई वाज डूइंग माय जॉब, आई वाज पोस्टेड इन दिल्ली। एक और चीज, एक सिनेरियो की बात करना चाहूंगी। इफ एन एस्पिरेंट डिसाइड्स कि उन्हें डजंट हैव लॉट ऑफ नॉलेज, बस लेकिन ख्वाब देखा है यूपीएससी का और उसको पूरा करना है, कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, मल्टीटास्किंग होना है, तो कैसे शुरू करें? शुरुआत एक जरूरी एस्पेक्ट है, आप बताएं। ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा, और मजे की बात यह है कि जिनको लगता है नॉलेज है, उनके लिए भी इतना डिफिकल्ट है स्टार्टिंग पॉइंट। तो डू नॉट बी अंडर एनी इम्प्रेशन कि जो लोग हैं जिनको लगता है कि मैंने कभी पॉलिटी और हिस्ट्री नहीं पढ़ा और इसके बारे में मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं, करंट अफेयर्स, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं तो सब लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हैं। क्योंकि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का तरीका अलग है। इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का तरीका ये नहीं है कि जिसने पॉलिटी पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में वो पॉलिटी में टॉप कर जाएगा, नहीं। जिसने बल्कि पॉलिटी नहीं पढ़ा है वो उसके टॉप करने के ज्यादा चांसेस है। तो मैं ये उनसे कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट पहले ये है कि आप इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लें। आप अपनी पहले से क्वेश्चन पूछें कि क्या आपको ये जॉब करनी है। अगर हाँ उसका जवाब आता है, योर वैलिड रीजन, गो फॉर इट। एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन का टेम्पलेट है, उसको इग्नोर मत करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लीजिए और ये कर लीजिए। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना हुआ है, उसके ऊपर आपको क्या एक्स्ट्रा करना है दैट इज योर डिस्क्रेशन। बट यू कैन नॉट इग्नोर द बेसिक बुक्स, यू कैन नॉट इग्नोर, क्योंकि सबको ये लगता है कि यार ये तो सब पढ़ रहे हैं, मैं कुछ अलग पढ़ लेता हूँ। नहीं, जो सब पढ़ रहे हैं वो जरूरी है, वही स्टार्टिंग पॉइंट का मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर आपको लिस्ट में आना है, अगर आपको मार्क्स ज्यादा लाने हैं, वहां पर आपका ये बनता है कि आप अपना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके, कुछ एक्स्ट्रा चीजें करके वो करें। बट मिनिमम नहीं होगा तो वैल्यू एडिशन का ये वर्ड में वैल्यू एडिशन है। तो कुछ अगर बेसिक चीज पहले से होगी उसी के ऊपर आप वैल्यू ऐड करेंगे। सो काइंडली डू नॉट इग्नोर द बेसिक बुक्स। वो जो बेसिक बुक्स है वो आप पढ़िए, और जितने टाइम में एक अब 2-3 महीने या 3 महीने या 4 महीने जितना होता है, जब वो बुक्स खत्म होती है उसके बाद फिर वो रिविजन स्टार्ट होता है उसी तरीके से। क्योंकि प्री का प्रिपरेशन, मैं ये नहीं कहता कि आप जब प्रिपेयर करते हैं एज एन एस्पिरेंट तो आप कहते हैं कि नहीं मैं पहले प्री के लिए प्रिपेयर करूंगा फिर मेंस के लिए फिर इंटरव्यू। ना, साइमल्टेनियस प्रिपरेशन चलता है हमेशा। प्रिपरेशन जो होती है वो यूजुअली मेंस की ही प्रिपरेशन होती है, बिकॉज दैट इज द मीट ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, जहां पर आपका मेजर हार्डवर्क जाता है,
मेजर थिंकिंग जाती है, मेजर एनालिटिकल एबिलिटीज जाती हैं, सबसे ज्यादा टाइम जाता है। क्योंकि जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसी के साथ साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पर आप प्री क्लियर करते हैं। आई अग्री कि 1-2 महीना पहले प्री के या फिर 1.5 महीना पहले आप बिल्कुल एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं प्री की, कि नहीं थोड़ा पेपर्स वगैरह सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्योंकि प्री के लिए आई विल एडवाइस कि आप जितना मॉक टेस्ट लगा सकें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मीन्स के लिए भी आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मॉक इंटरव्यूज होते हैं। तो एक जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन टेम्पलेट बना हुआ है, प्लीज फॉलो दैट। उसके ऊपर प्लीज वैल्यू ऐड करिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत लोगों के साथ है। सो दिस इज एन एग्जामिनेशन नॉट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी बट ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि पीपल आर गेटिंग रिजेक्टेड एट एवरी स्टेज एंड द लॉट विच रिमेन्स दैट इज एक्सेप्टेड। तो उस वहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। Repeating the same statement that you quoted, कि this examination demands actually a lot, but आप जो minimum requirement है आप उसको ignore नहीं कर सकते, otherwise बिना minimum requirement के आप value addition नहीं कर सकते. Thank you so much, Vagish ji, for joining us in this interview session, for all these valuable insights. Session के end में है कुछ final tips, suggestion you want to give to all the incoming aspirants? मैं कोई भी ऐसी ऑब्जेक्टिव सजेशन नहीं देना चाहता, बस एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि दिस एग्जाम टेक्स अ मेंटल टोल ऑन, if not all, but on most of the aspirants. It has taken a mental toll over me as well. It's a very mentally taxing examination. It becomes difficult to study when you have a lot of things going on, because you prepare for this examination when you're 25, 26 or 23, 24. So this is the average age when people are preparing. So there's a lot of things that are going on in your life, and it takes a lot of effort to not get distracted, focus yourself. और उसमें आपके लिए एग्जाम मेंटली टैक्सिंग हो जाता है। प्लीज अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें, स्ट्रेस को मैनेज करें, अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। प्लीज 20 से 25 मिनट, कोई भी एस्पिरेंट हो, 20 से 25 मिनट प्लीज एक्सरसाइज करें। प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ, क्योंकि वो जो पढ़ाई की चीज है वो आपको कोई और बता देगा। आई एम नॉट अ गुड टीचर, मैं आपको टीचिंग की टिप मैं आपको बता नहीं सकता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत मुझसे क्वालिफाइड लोग हैं जो आपको ये बता सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ जो एज ए एस्पिरेंट मैंने फेस किया है, कि अपना ख्याल रखें। ये एग्जाम है, एवरीबडी विल सक्सीड। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। आप जो भी ये वीडियो देख रहा हो, जो नहीं भी देख रहा है, आप दे रहे हैं एग्जाम, निकलेगा, बट what cost? It should not be at the cost of your physical or mental health. Please take care of yourself. Thank you so much, Vagish ji, for joining us in this interview session and for all the important insights about the preparation and from your experiences. We are very glad that you have joined, and the entire team wishes you good health, good luck. Thank you. Thank you so much, Divyanshi.